तो बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। मैं ज्योति सिन्हा आपके लिए एक नए वीडियो को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 के व्याकरण में समास और उसके भेदों को पढ़ना है विस्तार से। तो उसी के बारे में आज मैं व्याख्या करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा। समास का तात्पर्य क्या है? समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नवीन एवं सार्थक शब्द जब बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, है ना। महात्मा, महान है जो आत्मा। तो इस तरह के पदों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग गद्य साहित्य में बड़े ही विस्तार से होता है। तो आज हम इसी समास के बारे में बात करेंगे। अभी हमने आपको परिभाषा बता दी। अब आप ये देखिए कि जब दो पदों का मेल होता है, एक बात याद रखिए कि समास में दो पदों का मेल होता है, तो उस मेल से जो शब्द बनते हैं, नए शब्द बनते हैं, उनको हम समस्त पद कहते हैं। और फिर अगर उसको जब अलग अलग करना हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहेंगे। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। विग्रह के पश्चात जो सामासिक शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें दो पद होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पूर्व पद होते हैं और उत्तर पद होते हैं, यानी पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो ये तो हो गई समास की बात। अब हम उसके भेदों की बात करें। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 4 मुख्य भेद होते हैं। वैसे कुछ व्याकरण की पुस्तकों में आपको समास के 6 भेद भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको मुख्य रूप से ये जानना है कि समास के 4 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 अन्य भेद होते हैं, जिनको मिलाकर कुल 6 समास होते हैं। लेकिन ऐसे अगर समास के भेदों की हम बात करें तो समास के भेद मुख्य रूप से 4 ही होते हैं और उसी के बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो तथा वह अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, इतने सारे उदाहरण हैं, आप इसको पढ़िए। बाईं तरफ जो पद लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, उनको हम समस्त पद कहेंगे और दाईं ओर जो लिखा हुआ है वो उसका विग्रह किया हुआ है। तो इस तरह से हम समास को समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए, आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। तो इस तरह से आप हर एक को पढ़ करके आपको इसका विग्रह कैसे करना है, इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक और मुख्य बात है कि अव्ययी भाव समास जो होते हैं उसमें जो समस्त पद बनता है वह भी अव्यय बन जाता है। समास में उसका रूप यानी अव्यय किसे कहते हैं, यह भी एक बात समझने की चीज है। तो वैसे शब्द जिनका रूप लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलता, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय भी होता है, लेकिन जब वो समस्त पद का निर्माण करता है, उसको मिलाकर जब हम समस्त पद बनाते हैं तो वह समस्त पद भी अव्यय ही बन जाता है। इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं, क्योंकि इनका रूप लिंग वचन काल के अनुसार कहीं भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। अब हम अगले समास की बात करें। अगला समास है तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा कारकीय विभक्ति का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद में देखिए, शक्तिहीन, शक्ति से हीन, विग्रह हुआ इसका। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी।
अब तत्पुरुष समास में भी कुछ बातें जानने योग्य है, जो कि तत्पुरुष समास विभक्तियों के अनुसार होते हैं, कारकीय विभक्ति के अनुसार होते हैं। ठीक है, इसे बनाने में दो पदों के बीच कारकीय चिन्हों का लोप हो जाता है और विग्रह करने पर उन्हीं कारकीय चिन्हों का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इसके इतने रूप होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करम तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो इस आधार पर हम इसको देख सकते हैं। समास तो ऐसे आपको इतना विस्तार से पढ़ना नहीं है, बस ये बातें जानकारी के लिए मैंने बता दिया आपको, पर आपको इतना पढ़ना नहीं है। आपको सिर्फ तत्पुरुष समास की पहचान करनी है, सिर्फ तत्पुरुष समास के बारे में बताना है। अब वह समास तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष है कि संबंध तत्पुरुष है कि अपादान तत्पुरुष है, ये सब आपको नहीं बताना है। ठीक है, जैसे देशभक्ति, देश की भक्ति, तो ये संबंध तत्पुरुष है। अब इसी का हम विग्रह अगर इस तरह से करें, देश के लिए भक्ति, तो ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष। तो विग्रह के अनुसार तत्पुरुष समास के अलग अलग रूप कारकीय विभक्ति में हम देख सकते हैं। अब हम बात करें तत्पुरुष समास के भेदों की, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि समास के तो मुख्य 4 ही भेद होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के 2 और भेद होते हैं, जिनको समास में उपभेद कहा गया है। वो 2 भेद कौन से हैं? कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो अब देखिए कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? जब किसी समस्त पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे आप देखिए, समस्त पद में महात्मा, महान है जो आत्मा, यहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध है। कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ उपमेय उपमान का संबंध है। नयन की तुलना कमल से की गई है, तो यहाँ उपमेय उपमान का संबंध है। विद्याधन, विद्या रूपी धन, विद्या की तुलना धन से की गई है, तो विद्या रूपी धन, यहाँ पर भी उपमेय उपमान का संबंध है। तो ऐसे संबंध जहाँ भी होंगे, अगर किसी भी समस्त पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो, तो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत रखे जाएंगे। अब आते हैं तत्पुरुष के अगले भेद की ओर। अगला भेद क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद में आप देखिए, चौराहा, 4 राहों का समाहार, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, पंचवटी, 5 वटों का समाहार। तो आप देखिए सभी पदों में, यानी सारे शब्द जो समस्त पद के रूप में आए हैं, उनमें पूर्व पद जो है वह संख्यावाची है और संख्यावाची विशेषण के रूप में। तो इस तरह से इनको हम द्विगु समास में रख सकते हैं। अब आते हैं समास के अगले भेद की ओर। समास का अगला भेद जो है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आप देखिए, माता पिता, माता और पिता, दूध दही, दूध या दही, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, है ना। तो इस तरह से आपको द्वंद्व समास को समझना है। इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है और जब हम विग्रह करते हैं तो और या शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए समास के अगले भेद को। अगला भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में दोनों में से किसी भी पद की प्रधानता ना हो, बल्कि वह पद किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे आप देखिए, समस्त पद विग्रह, नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शिव। चतुर्मुख, 4 हो मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। गजानन, गज के समान हो आनंद जिसका, अर्थात गणेश। तो आप देखिए, इसमें जो समस्त पद है, इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। नील और कंठ 2 शब्द हैं यहाँ, दोनों पद में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं है, बल्कि दोनों को मिला करके एक नया अर्थ प्रकट हो रहा है। नीलकंठ भगवान शंकर को कहते हैं, ये सब कोई जानता है। चतुर्मुख ब्रह्मा को कहते हैं, गजानन गणेश को कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन व्याकरणिक स्तर पर इनमें पदों का मेल हुआ है, इसलिए ये समास के अंतर्गत आते हैं। और पदों का मेल होते हुए भी किसी भी पद की प्रधानता इनमें नहीं है, इस वजह से
इनका विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है, इनको हम बहुव्रीहि समास में रखेंगे। तो ये हुआ समास और उसके भेदों की व्याख्या। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समास के बारे में जो भी आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन होगा या किसी भी प्रकार का संदेह होगा, तो आप इस वीडियो के माध्यम से इसकी मदद लेकर के समास को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।